हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। उसका कल क्वार्टरली रिजल्ट भी आया, तो उसको भी डिस्कस करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपनी क्या काम कर रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है होनासा कंज्यूमर्स लिमिटेड, जिसको हम मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का जो है, अगर मैं देखूं तो इनके जो फाइनेंशियल स्नैपशॉट जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया है, उसमें इन्होंने क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसमें क्वार्टर ऑन ईयर जो क्वार्टर बेसिस पे जो दिखाया है इन्होंने रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पे, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के जनवरी टू मार्च को कंपेयर किया गया है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के जनवरी टू मार्च को जो कंपेयर किया गया है उसमें रेवेन्यू इनका 13.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 70.7% है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसमें बहुत मार्जिन होता है इनका बेचने का, तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। बट इनका एबिटा मार्जिन सिर्फ 5.1% रहा है, तो ये बहुत कम है इन जैसे इसका ग्रॉस मार्जिन है उस हिसाब से। तो ये क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जब इसके और फाइनेंशियल्स में डिटेल में जाएंगे। पैट परसेंट इनका 4.7% है ईयर ऑन ईयर, जो कि ठीक है, मतलब इतना खास नहीं है, क्योंकि इनका एबिटा ही जब कम हो गया तो फिर पैट तो कम होना ही था। और अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूंगा तो ये 9,000 करोड़ की कंपनी है इस वक्त, और इनका एंटरप्राइजेस वैल्यू 8,626 करोड़ का है, यानी कि नेट नेट इन पे कोई उधारी नहीं है, फ्री कैश फ्लो कंपनी है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि ये फ्री कैश फ्लो है, तो उधारी में नहीं है। दूसरा, अगर मैं इनका ईयर ऑन ईयर देखूं, फाइनेंशियल 24 का पूरा कंपेयर करूं फाइनेंशियल 25 के साथ, तो इनका रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है वो 7.7% से दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 70.3% से बढ़ा है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर से। एबिटा इनका सिर्फ 3.3% बढ़ा है, तो यहाँ पे फिर बहुत ही ओवरऑल ईयर का भी देखेंगे तो बहुत ही कम एबिटा परसेंट इनका मार्जिन बन रहा है, एबिटा मार्जिन। और पैट जो है वो भी सिर्फ 3.5% ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बढ़ा है। और इनका फ्री कैश है वो मैंने आपको बताया था, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 82 करोड़ से बढ़ा है जो इनका फ्री कैश है। ये कंपनी डील करती है दोस्तों फेस वॉश, शैम्पू, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, बेबी वॉश, जो बेबी के प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉइस्चराइज़र, और इन सब में शैम्पू, बेबी शैम्पू में इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हैं। पीछे इनका थोड़ा जो सनस्क्रीन थी इनकी, उस पर इनका इशू भी चला था इन दोनों कंपनीज का। क्लेम कर रहे थे कि हमारी लेबोरेटरी टेस्टिंग ज़्यादा बेटर है, दोनों पार्टीज। तो वो सेटलमेंट हो गया है इनका आपस में कंपनीज का, कि अब ये लोग उस क्लेम वॉर में नहीं है कि किसका ज़्यादा बेटर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, इनका जो और मामा अर्थ के अलावा इनकी जो और कंपनीज हैं जो इन्होंने एक्वायर करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डर्मा एक्वायर करी है, बी ब्लंट जो है बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो सैलून सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जो सिखाती भी हैं वहाँ, जो उनके यहाँ रिक्रूट होने जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, स्किल्ड होने जाते हैं इस फील्ड में। और एक डॉक्टर शेट्स करके भी इन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो 35% प्रमोटर के पास है, और लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़्यादा कुछ उन्होंने बेचा नहीं, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। बाकी 65% पब्लिक के पास है, 65 में से भी 30% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास लास्ट ईयर 34% था और इस बार 31% रह गया। तो रिटेल ने थोड़ा सेलिंग करी है अपने स्टॉक्स की। तो थोड़ा खरीदा किसने है, अगर प्रमोटर ने भी नहीं खरीदा है तो खरीदा है एफ ने। एफ ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। और अगर मैं देखता हूँ इसमें डिटेल में जाके तो ज़्यादातर वेंचर कैपिटल्स भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे सिक्वा कैपिटल हो गया, फ्रैंकलिन टेम्पलेशन एक फंड है वो हो गया। तो ये वेंचर कैपिटल्स भी इसमें घुसे हुए हैं। इनके घुसने से एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो अपना प्रॉफिट होता है ये कभी भी आके उसको एनकैश कर सकते हैं इस कंपनी में।
तो क्या होगा कि मान लीजिए कंपनी जब भी सही अच्छे भाव पे आ गई और तो ये लोग आके बेच देंगे, तो फिर प्राइस में वो सीधे 8-10% का करेक्शन आने का कई कई बार चांस रहता है। मैं जो भी इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को देखना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें इसके फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो रेवेन्यू मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, इसमें एक ये बात थी कि मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट इनका इतना ज़्यादा है तो एबिटा मार्जिन बहुत कम हो रहा है। तो जब मैं इसकी डिटेल में गया जो इन्होंने दे रखी है फाइनेंशियल समरी में, तो मुझे पता चला कि इनका जो एड्स में कॉस्ट है या न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस जो भी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जा रहा है। परसेंट ऑफ रेवेन्यू जो जा रहा है, आप मान के चलिए कि वो 36% ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो इनके एड्स में और जहाँ से भी ये लोग इसको हिंदी में कहेंगे प्रचार करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, उसमें चला जाता है। तो डेफिनेटली अगर ये कॉस्ट इसको कम करेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, तो कंपनी का ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी। जबकि प्रोडक्ट्स इनके जो है उसमें मार्जिन बहुत, कंपनी में प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत है, स्कोप बहुत है। कंपनी अगर चाहे तो अपने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को कम करके, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को कम करके अपना एबिटा मार्जिन बढ़ा सकती है और उसको नेट प्रॉफिट की तरफ भी उसको लेके जा सकती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी उनका बढ़ जाए। क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लो है, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें देखने पड़ेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अभी है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूंगा, कंपनी के एस्ट्रोनॉमिकल हाई हो रखे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 123 का पीई है। तो अगर आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हो रहा है प्रॉफिट में, अगर वो 4.1% का हो रहा है, एबिटा आपका एबिटा भी आपका अगर आप देखेंगे 3.5-4% से बढ़ रहा है, तो ये कोई वैल्यूएशंस इसकी जस्टिफाई मेरे हिसाब से तो नहीं करता है। बाकी शॉर्ट टर्म में जो प्राइस एक्शन होता है वो सेंटिमेंट्स पे होता है, तो वो उसको ड्राइव करेगा सेंटिमेंट्स प्राइस एक्शन को। बाकी बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल अभी वैल्यूएशंस पे है। और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे तो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करती है, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है इन्होंने बनाने के लिए, अपना लेबल चिपकाती है और आगे कंज्यूमर को दे देती है। तो ये मॉडल अच्छा है क्योंकि इनका खुद का इन्वेंट्री, इनको खुद को कोई डेप्रिसिएशन मशीनरी पे नहीं आता, ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको करना है। इनको सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अपने जो भी सप्लायर्स हैं उनसे साइन करने होते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं और देखूं इनके जो इन्होंने की वर्किंग कैपिटल आइटम्स में दिया है, तो इनके रिसीवेबल्स हैं 29 डेज का, यानी कि जो इनको पैसा मिलता है वो 29 डेज में मिल जाता है। और इन्वेंट्री 28 दिन की रखते हैं जो इस फाइनेंशियल में रखी थी, जो इस मार्च क्वार्टर में रखी थी, आई मीन टू से जो पिछले साल 23 दिन की थी। तो इन्वेंट्री बढ़ी है इनकी। अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी तो रिटर्न ऑन एसेट्स कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री आप ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे यानी, और रेवेन्यू आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो कम हो जाता है। तो पेबल्स जो है इनके पहले लास्ट ईयर 56 डेज के थे और इस बार पेबल्स इनके 63 डेज में है, यानी कि अब इन्होंने जो पैसा पहले 56 डेज में देते थे अब वो 63 डेज में दे रहे हैं अपने डीलर्स को या जिनसे भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये ठीक है। इन्वेंट्री इनकी बढ़ी है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि क्या कंजम्पशन जो है प्रोडक्ट्स का वो उतना नहीं हो पा रहा कि इन्वेंट्री क्यों बढ़ी। तो यहाँ से थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि थोड़ी सी डिमांड में जो डिमांड है वो थोड़ी स्लो है लगता है। तो ये सब बातें इसमें देखने वाली हैं। ये स्टॉक काफ़ी पॉपुलर था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे इस कंपनी को हमने डिस्कस किया है और क्या क्या इसमें मेन मेन पॉइंट्स मैंने रखे हैं। लास्ट में मेरी यही उम्मीद रहेगी आपसे कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तभी आपको वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।